हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस के तहत साइंस के एमसीक्यूज़ को, जो कि आपके आने वाला जो 4 और 5 तारीख को एग्ज़ाम है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी का, उसमें यहीं से सवाल सारे फंसेंगे। इससे पहले मैंने आपको इंग्लिश की कंप्लीट क्लासेस कवर करा दी है, हिंदी की क्लासेस करा दी है और मैंने जीके जीएस की टॉप 26 टॉपिक करा दी है। और अब चूँकि समय बहुत कम बचा है तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब आप सबको एमसीक्यू करा दिए जाएँ, मतलब टेस्ट सीरीज टाइप से करा दी जाए, तो जिसमें जीके जीएस के टॉपिक रहेंगे। ठीक है, मतलब 200-300 जीके जीएस करा दिए जाएँ, 200 के आसपास लगभग इंग्लिश के प्रश्न करा दिए जाएँ, हिंदी के करा दिए जाएँ, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाए। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मैं मैराथन दूंगा आपको जीके जीएस की, लेकिन अब समय कम बचा हुआ है और मैं मैराथन अगर प्रोवाइड कराऊंगा तो फिर इसमें एमसीक्यू वाले जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। पर फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की जीके जीएस में थोड़ा मतलब वो नहीं आती है फ्लुएंसी, या मतलब उसमें उनको अच्छे से स्कोर नहीं आ रहा है। तो आप लोग, मेरे पास मैराथन की पीडीएफ रेडी हैं, तो आप लोग में से जिनको भी मतलब सब्जेक्ट वाइज किसी भी सब्जेक्ट में भी दिक्कत आ रही है, आप लोग मुझे मैसेज करें। ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करें। मैं उन सबको पर्सनली मतलब अपने जीके जीएस की कंप्लीट मैराथन की पीडीएफ जो है भेज दूंगा, और वो बहुत क्रिस्प बनी हुई है, मतलब मुश्किल से 10-15 पेजेज में कंप्लीट नोट्स रेडी हैं। तो आप उसको चाहें तो दिन भर में ही एक बार रेडी कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ भी छूटा नहीं, उससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं आएगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अब हम आपको डेली के डेली 2 से 3 मतलब एमसीक्यू प्रोवाइड कराएंगे टेस्ट सीरीज टाइप से हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, तो उसी के तहत जीके जीएस के तहत आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश के साइंस के प्रश्नों को। ठीक है, तो हमारा उसमें पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं। हम जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे कि आपको 50 प्रश्नों की एक वीडियो दी जाए डेली के डेली। ठीक है, तो जितने भी हो सकते हैं, मतलब 50 से ऊपर ही रहेंगे, कम तो नहीं रहेंगे। कभी कभी लास्ट में हम 100 भी कराएंगे आपको 2-3 दिन के बाद। ठीक है, तो हमारा पहला है, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला हुआ क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है प्रतिबिंब के कारण? नहीं। अपवर्तन के कारण ये होता है? बिल्कुल, अपवर्तन के कारण ही इनके टैंक उथला दिखाई देता है। ठीक है, आप सबने एक दाद और एग्जाम्पल सुने होंगे कि पानी में अगर पेंसिल को डालो तो वो तिरछी दिखाई देती, वो भी इसका एग्जाम्पल है। विवर्तन के कारण भी नहीं, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण भी नहीं, या प्रतिबिंब के कारण भी नहीं। तो आप लोग एक काम करिएगा, मतलब टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लें, उस पर मैं आपको अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन सबके एग्जाम्पल्स दे देता हूँ 5-5, 6-6 करके कंप्लीट। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो ये आप सबको पता होगा कि अगर आप लोग लाल और हरा मिलाते हैं तो आपका पीला रंग बन जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसीलिए मैंने वही सवाल रखे हैं। अगला है, एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया या विक्रिया है, मतलब क्या होती है ये आपको बताना है। तो इसमें जो प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ठीक है, ऊष्मा उत्सर्जित नहीं बल्कि ऊष्मा अवशोषित होती है, उसको कहते हैं ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा को मतलब एब्जॉर्व कर लेता है वो, उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया, आप याद रखेंगे। अगला है, जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरती तो किसकी वजह से वक्रित हो जाती? तो जब प्रकाश किसी किनारे या दरार से गुजरती है तो वो अपनी दिशा बदल लेती है, यानी कि वो टेढ़ी हो जाती है। तो वो किस कारण से होती है ये आपको बताना है। क्या वो प्रतिबिंब के कारण होती है? नहीं। अपवर्तन के कारण? नहीं, बल्कि वो विवर्तन के कारण होती है, ये आप याद रखेंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी यहाँ पर नहीं लागू होता। अगला है, मरुस्थल में मृग मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? ये भी आपको पता होगा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। नहीं, इसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन दोनों मतलब क्रियाएं होती हैं। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन भी होता है और प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस तरह का ना दे करके सिंगल ऑप्शन रहे तो आप लोग पूर्णांतरिक परावर्तन ही लगाइएगा। ठीक है, अगला है, गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो ने जो गिरते वस्तु का नियम दिया था उसको जो है न्यूटन का पहला नियम कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। गैलीलियो का गिरते वस्तु का नियम और न्यूटन का पहला नियम एक ही होता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है? तो धातु भट्टियों के अंदर तापमान कैसे मापते हैं? तो पायरोमीटर से मापते हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जहाँ पे भी एक वर्ड है पायरो, पायरो के का हमेशा से मतलब होता है बहुत उच्च तापमान। ठीक है, तो चूंकि भट्टियों के अंदर का तापमान, और भट्टी आपको पता है कितने ज़्यादा टेम्परेचर पे होती हैं, तो जब भी बहुत उच्च तापमान की बात आए वहाँ पे हमेशा एक वर्ड आता है पायरो। ठीक है, और एक वर्ड होता है क्रायो। तो जहाँ पे अत्यधिक निम्न ताप आए,
वहाँ पे हमेशा क्रायो आता है। जैसे आप सबने सुना होगा क्रायोजेनिक इंजन वगैरह जो रॉकेट वगैरह में यूज होते हैं, वहाँ पे अत्यधिक निम्न ताप के लिए। तो ये एक वर्ड होता है, क्रायो निम्न ताप के लिए और पायरो अत्यधिक उच्च ताप के लिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाश मापी नहीं होगा, उत्ताप मापी क्या ये होगा? ये भी नहीं होगा, और शुष्क आर्द्रता मापी ये भी नहीं होगा। तनाव मापी जो है ये होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे मिट्टी के अंदर जल तनाव मापने के लिए तनाव मापी। ठीक है, बल का इकाई मात्रक क्या है? ये आप सबको पता होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं। बल का जो इकाई मात्रक है वो न्यूटन होता है, ये आप याद रखेंगे। पास्कल किसका होता है? दाब का। ठीक है, तो इस टाइप के होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? यानी कि बुरा ऊष्मा परिचालक मतलब जो ऊष्मा का कुचालक है वो आपको इसमें से बताना है। तो बुरा ऊष्मा का परिचालक इसमें से शीशा होगा, क्योंकि शीशे में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, बल्कि एल्युमिनियम में भी होती है, तांबे में भी होती है, और चांदी में तो चांदी तो सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। अगला है, परावर्तन के संदर्भ में यह भली भांति ज्ञातव्य है कि जब एक दर्पण को एक कोण में घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण घूमती है। ठीक है, परावर्तित किरण घूमती है, उसी कोण में घूमती है, कोण की दुगुनी, कोण की तीन गुनी, कोण की आधी। इसको आपको मतलब आंसर पता हो तो करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, या फिर आप इसमें ऐसे ही रट लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये उसी कोण में घूम जाती है। ये मतलब वो फिजिक्स में फार्मूला नहीं होते हैं कि परावर्तन का एक नियम होता है, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, उस टाइप वाली चीज़ें इसमें लगेंगी। ठीक है, ये आप सब याद रखेंगे। फिर अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, गैसों की तुलना में ठोस में ध्वनि तीव्र गति से चलती है, क्यों? अब आपको बताना है। इस टाइप के प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। गैसों की तुलना में ठोस में ध्वनि तीव्र गति से चलती है। ठोस का घनत्व अधिक होता है, क्या इसलिए होता है? जी हाँ, बिल्कुल इसीलिए उसमें ध्वनि तेज गति से चलती। प्रत्यास्थता का मापांक गैसों की तुलना में अधिक होता नहीं। ध्वनि गैस के माध्यम से परागमन नहीं कर सकती, ऐसा भी नहीं है। ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी मतलब गलत है। ठीक है, मतलब इसके कारण ये तीव्र गति से चलती, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि गैसों की तुलना में ठोस में ध्वनि तेज चलती, इसका कारण है ठोस का घनत्व अधिक होना। ठीक है, अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रिज्म विभिन्न रंग उत्पन्न करता है वह क्या कहलाती है? तो प्रिज्म में अलग से बहुत सारे रंग होते हैं। तो प्रिज्म में आप याद रखेंगे अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। आप सब सिर्फ कितना क्या याद रखेंगे कि प्रिज्म में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो अपवर्तन की प्रक्रिया होती है। ओके, अगला है, निम्नलिखित परिणामों में से किसके आयाम शेष तीनों से भिन्न हैं? तो ऊर्जा यूनिट आयतन, उल्टता आवेश यूनिट आयतन का गुणनफल, कोणीय संवेग यूनिट द्रव्यमान, बल यूनिट क्षेत्रफल। इसमें बताना है, मतलब इसमें से तीन एक जैसे हैं, एक में कुछ डिफरेंस है, तो वो आपको बताना है किसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, वोल्टता और आवेश यूनिट आयतन का गुणनफल, ये जो है ये मिलते जुलते नहीं, अलग है। उसके अलावा ऊर्जा यूनिट आयतन ये एक तरह के होते हैं। ठीक है, बल यूनिट क्षेत्रफल, मतलब जो बल है इसकी यूनिट मतलब क्षेत्रफल की यूनिट बल होगी, जैसे द्रव्यमान है इसकी यूनिट कोणीय संवेग होगी, इस टाइप से। आयतन की ऊर्जा इस तरह से रहेगी। ठीक है, तो ये वोल्टा आवेश यूनिट आयतन का गुणनफल, ये गलत हो जाएगा, ये मतलब उसकी भिन्न है। ठीक है, अगला है, कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग को नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नज़रअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरेगा तब हवाई जहाज कहाँ होगा? क्या हवाई जहाज बैग से आगे होगा, बैग से पीछे होगा? आंकड़े पर्याप्त नहीं है, बैग के ठीक ऊपर। तो याद रखिएगा इसमें हमेशा बैग के ठीक ऊपर होगा। क्यों ठीक ऊपर होगा? क्योंकि बैग जब फेंका जाएगा तो बैग न सिर्फ नीचे गिरेगा बल्कि साथ साथ में वायुयान के बराबर भी गति करेगा। तो आप याद रखेंगे, तो वायुयान हमेशा बैग के ठीक ऊपर पाया जाएगा। ठीक है, अगला है, जब किसी बॉडी का वेग दोगुना कर दिया जाता है तो? अब इस 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना क्या सही। बॉडी का वेग यानी कि वी जो है वेलोसिटी, वो जब दोगुनी करी जाती है तो क्या उसका त्वरण दोगुना हो जाता है? नहीं। इसका के मतलब काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाती? नहीं, इसका संवेग दुगना हो जाता है। ठीक है, संवेग को पी से डिनोट करते हैं। आपको पता होगा पी बराबर mv एक फार्मूला होता है। m मतलब मॉस, और मॉस अगर कांस्टेंट है तो अगर आप v को दुगुना करेंगे तो जाहिर सी बात है संवेग भी दुगुना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पी दुगुना होता नहीं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो हमने आपको अयस्क वाला चैप्टर ही कराया है, टॉप 26 जो टॉपिक कराए हैं, मेनली सारे क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो एल्युमिनियम के अयस्क क्या क्या होते हैं? एल्युमिनियम के कई सारे अयस्क होते हैं, आप सब ने सुना होगा, क्रायोलाइट, फेल्सपार, कोरेंडम और बॉक्साइट, ये सब होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, क्रायोलाइट। इसके अलावा वाले भी आप याद रखेंगे। अगर आपने मेरी अयस्क वाली मैंने एक पूरी मतलब वो कराई है, आप लोग याद कर लीजिएगा, वहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। तो उसमें मैंने हर एक अयस्क के जितने भी अयस्क बन सकते हैं धातुओं के सब करा रखे हैं, उसमें एल्युमिनियम भी है। तो वो वाली क्लास देख लें, मुश्किल से 10-12 मिनट की क्लास है, उसमें से कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, टॉप 26 वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्रायोलाइट, फेल्सपार, कोरंडम और बॉक्साइट, ये सब एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं। अगला है,
निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रस्ती के समय में हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, ये आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होता है। अब आप लोग बताएं कि ये जो भोपाल गैस त्रस्ती की घटना है ये कब हुई थी? तो ये 1984 में आप हुई थी, 2 और 3 दिसंबर की रात में 1984 को हुई थी, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यूनियन कार्बाइड नाम का कारखाना था जो कि ब्रिटेन का था, उसमें ये हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे कमज़ोर बंध कौन सा होता है? तो सबसे कमज़ोर बंध आपको पता है जो हाइड्रोजन बंध होता है वो होता है। एकल बंध, तिहरा बंध और दोहरा बंध सबसे मतलब ये मजबूत होते हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर जो बंध आपका है वो हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ ये हमारा दिया हुआ है, अम्ल और क्षारक जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक तो वाटर बनाते हैं, H2O निकल जाता है, उसके साथ तो क्या बनता है? अम्ल और क्षार के मिल लेते हैं। तो याद रखिएगा उसमें हमेशा नमक में बनता है, ठीक है। अम्ल और क्षार को जब आप मिलाओगे तो NaCl बन जाएगा प्लस H2O यानी कि वाटर बन जाएगा। अगला है, एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? तो चींटी वाला आप सबको पता होगा, चींटी के काटने से कौन सा अम्ल बनता है? चींटी के काटने से फॉर्मिक अम्ल मिलता है, क्योंकि चींटी में यही पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस सोल का एक उदाहरण है? तो सोल जो होती है उसमें से कौन सा एक ठोस है, ये आपको बताना है। तो ठोस जो है उसमें रंगीन जो रत्न पत्थर होता है वो ठोस है। मैग्नीशियम मिल्क नहीं, मिल्क है आप समझ जाएंगे, द्रव है। फॉर्म भी इतना ठोस नहीं होती, रबर भी ठोस नहीं होती, लेकिन जो रत्न और पत्थर होता है वो ठोस होता है। अगला है, जंग लगना किसका उदाहरण है? विद्युत अपघट्य का, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अपचय, ऑक्सीकरण अपचयन जिसमें दोनों होता है वो, या फिर अपचयन का? तो जो जंग लगना है वो याद रखेंगे आप, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ये सब आप सबको पता ही होगा कि इसमें ऑक्सीजन त्यागा जाता है, इसमें मतलब ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। तो ओवरऑल आप इतना याद रखेंगे, जब जंग लगती है तो रेडॉक्स अभिक्रिया वो होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? तो धनायन आप सबको पता है जो मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर, उसके ऊपर धनायन पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब ये सब केमिस्ट्री वगैरह में होती है। तो आप याद रखेंगे जो सल्फेट आयन होता है, ठीक है, SO4 होता है, इसके ऊपर हमेशा नेगेटिव, अगर सिंगल आएगा तो ये नेगेटिव ऊपर पाया जाता है। तो सल्फेट आयन के ऊपर धनायन नहीं होता बल्कि ऋणायन होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक में क्या पाया जाता है? इसमें धनायन मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रतिअम्ल का मुख्य। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक याद रखेंगे प्रतिअम्ल है, इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, आप याद रखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर प्रतिअम्ल इसको कहते हैं, ठीक है। फिर है, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? आप देखिएगा आपके एग्ज़ाम जब होगा 4-5 में यहीं से सवाल मिलेगा, इसी टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जो इसमें पूछा, अच्छा बिना बुझा हुआ चूना पूछा है, ओके। बिना बुझे हुए जो चूना होता है उसका नाम होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, आप याद रखेंगे। CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर C वाला इसका जो है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बिना बुझा चूहा क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पे कुछ गुणधर्म दिए गए हैं और कुछ तत्व दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। तो ये जो बातें लिखी गई हैं ये किस किस तत्व में पाई जाती हैं ये आपको पहचानना है। इसमें 5 तत्व दिए गए हैं और 4 गुणधर्म दिए गए हैं, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका ये हो जाएगा, एक गहरा लाल तरल, ये क्या होता है? तो ये होता है ब्रोमीन, आप याद रखेंगे। ब्रोमीन जो है वो लाल कलर की होती है और गहरा होता है और तरल पदार्थ होता है, ठीक है। गहनों में प्रयुक्त एक जो धातु है वो, ये तो बहुत सिंपल है, यहीं से आप अपना आंसर निकाल लेंगे। इन सब में जो सोना है, स्वर्ण है, वो गहनों में प्रयुक्त होती है। अब पूर्णतः अक्रिय गैस की अगर बात करें तो पूर्णतः अक्रिय गैस होती है नियॉन, ये आप याद रखेंगे। नियॉन जो है वो सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस होती है। एक प्रतिघाती धातु जो जल में विस्फोटित हो जाती है तो वो धातु होती है सोडियम, आप याद रखेंगे। सोडियम को जल में रखेंगे तो तुरंत वो आग पकड़ लेगी, विस्फोट हो जाएगी। इसीलिए आप सबने सुना होगा कि सोडियम को कहाँ रखते हैं? तो कैरोसिन के तेल में। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आपका D नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 4, 1 और 3। अगला है, वे कौन सी 2 धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती हैं? तो इसमें से कौन सी वे धातुएं हैं जो सिल्वर रंग की नहीं होती? तो ये सिंपल है, तांबा और सोना सिल्वर कलर की नहीं होती, बल्कि ये थोड़ा गोल्डन मतलब रेड कलर टाइप से पाई जाती हैं। अगला है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो ग्लूकोज आप सबको पता होगा किसका प्रकार है? ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज शर्करा का प्रकार है, ठीक है। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा का एक प्रकार होता है और इसी को हम बोलते हैं एल्डोसिक मोनोसैकेराइड। एल्डोसिक मोनोसैकेराइड इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे ग्लूकोज शर्करा ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सा टाइप शर्करा ये पूछ लिया जाता है।
पेंटोज, ट्रेटोज, डाइजोज नहीं बल्कि हेक्सोज है। अगला है सहलग्नता की खोज किसने की थी? तो सहलग्नता की खोज जो है वो करी थी मॉर्गन नाम के एक वैज्ञानिक ने। ठीक है, आप लोग पहले इसका आंसर खुद दिया करिए, फिर इसका मतलब वीडियो को पॉज करके फिर आप लोग आंसर सुना करिए। ठीक है, और अगर आपको ये पूरी PDF चाहिए दोस्तों, ये प्रश्नों वाली, और मैं जब PDF आपको दूंगा तो उसमें ये सिर्फ प्रश्न ही रहेंगे, एक साथ प्रश्न रहेंगे, उसके बाद उसके नीचे उसकी व्याख्या भी रहेगी, मतलब आंसर भी रहेंगे। ठीक है, तो चूंकि मुझे ये MCQ कराने हैं तो मैं इसमें आंसर दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बाकी जब आपको मैं PDF दूंगा तो उसमें इसके आंसर भी रहेंगे। ठीक है, मतलब पूरी व्याख्या के साथ आंसर रहेंगे, सिर्फ उत्तरमाला टाइप से नहीं रहेगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी, मतलब क्लास के बाद आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो सहलग्नता की खोज किसने की थी? मॉर्गन ने। सहलग्नता होता क्या है? अब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में जब एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति पाई जाती तो उसी को सहलग्नता कहते हैं। फिर है मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? तो जो मार्क्सवादी भौतिक विचार है ये आप याद रखेंगे, ये जो है हीगल के विचार से आया था, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, हीगल के विचार से आया था। ठीक है, हीगल एक मतलब दार्शनिक था, फिलॉसफी था, और हीगल और क्या बोलते हैं मार्क्स जो थे वो दोनों के दोनों भौतिकवादी थे, लेकिन दोनों का विचार पूर्णतः एक दूसरे से अलग पाया जाता है। तो हीगल से ही प्रेरणा लेकर के ये आया और इन्होंने बाद में हीगल का ही विरोध किया था। अगला है जीन युग्म में नहीं पाए जाते हैं। तो जीन युग्म में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो वो नहीं पाए जाते हैं युग्मनजों में। ठीक है, तो जीन जो युग्म है वो युग्मनजों में नहीं मिलता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला है 33 नंबर क्वेश्चन हमारा कि चार्ल्स डार्विन का वह समकालीन कौन था जो जैव विकास के मामले में उसी निष्कर्ष पर पहुंचा था? तो ये अल्फ्रेड रसल वॉलिस था, ये आप याद रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं, आपको पता हो तभी आप लोग लगाइएगा। ठीक है, और ये एक अल्फ्रेड रसल वॉसल जो थे एक ब्रिटिश जीव वैज्ञानिक थे, इन्होंने डार्विन के समान जैव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य किया। ठीक है, और ये चार्ल्स डार्विन के समकालीन माने जाते हैं। पिन्ना जिसको कहते हैं कर्णपाली या बाह्य श्रवणीय नली, ये किस में पाई जाती है? तो ये जो है पाई जाती है आपकी स्तनपायी में। ठीक है, ये आप याद रखें, जो स्तनधारी जंतु हैं उनमें पाई जाती है। अगला है कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो कोशिका जो है याद रखिएगा अंतःपराशरण के कारण स्फीत हो जाती है। इनको आप लोग ऐसे ही मतलब रट लीजिएगा। फिर है युग्मन और प्रतिकर्षण किसकी दो अवस्थाएं हैं? तो युग्मन और जो प्रतिकर्षण है वो उत्परिवर्तन की दो अवस्थाएं हैं। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो ये आप सबको पता होगा, विटेकर ने किया था। ठीक है, 5 प्रकार का जगत का वर्गीकरण विटेकर ने किया था, और वो 5 जगत मतलब आप सबने पढ़ा ही होगा, जुगलीना वगैरह जो सब किया था। अगला है शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो शीत संवेदी जो पादप हैं उसके झिल्ली लिपिड में उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होती है। आप ये याद रखें, क्या होती है? असंतृप्त वसा अम्ल। ठीक है, पक्षियों के पंख क्या होते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चन है। अध्यावरणीय वृद्धि, रूपांतरित पश्चंग, रूपांतरित अग्रंग, नई संरचना। तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो रूपांतरित आगे के अंग होते हैं, तो याद रखेंगे जो आगे के अंग माने जाते हैं आपके पक्षी वगैरह। ठीक है, फिर है मटर में विपरीत लक्षणों वाले कितने युग्मों का मेंडल ने चयन किया था? तो मेंडल ने आपको पता है मटर पे बहुत सारा शोध कार्य किया था, तो मेंडल ने वो कुल 7 किए थे, आप याद रखेंगे। विपरीत लक्षण वाले कुल 7 युग्मों को मेंडल ने खोजा था मटर में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है DNA नाइट्रोजन आधार के आधार पर RNA से भिन्न होता है, किस नाइट्रोजन के आधार पर? तो ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा DNA जो है नाइट्रोजन से भिन्न होता है हमेशा थाइमीन के आधार पर। ठीक है, तो DNA में नाइट्रोजन आधार पर RNA से भिन्न होता है थाइमीन के आधार पर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो पादप और जंतु कोशिकाओं में दोनों जो मिलते हैं वो होते हैं अंतःप्रदब्धी जालिका और कोशिका कला। ठीक है, कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस ये मतलब उसमें जंतु पादप कोशिका में नहीं मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन का ब्लूप्रिंट क्या होता है? DNA, कोशिका केंद्रक या फिर RNA? तो D1 का ब्लूप्रिंट DNA होता है। DNA हम लोग सब मैच कराते हैं। DNA में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा हेक्सोज शर्करा होती है। DNA में भी हेक्सोज शर्करा पाई जाती है, जो अभी हमने देखा था ग्लूकोज में पाई जाती है। ठीक है, DNA। तो ये हमने कुल 44 क्वेश्चन देख लिए, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस के क्वेश्चन थे। अब इसके बाद मैं आपको जो GK की टेस्ट सीरीज कराऊंगा उसमें मिक्सअप वाले रहेंगे। ठीक है, मिक्सअप इन द सेंस उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस मतलब सब कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, तो अब आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मैं इसकी पूरी PDF दे दूंगा। ये देखिए आप बढ़िया से हल भी दिया हुआ उसमें, तो ये मतलब 1 ही 2 पन्ने में पूरा हल आ गया है। इसको ही आप लोग पढ़ के आपके साइंस के इतने क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।